आज आपको आतंकवादी कहलाने के लिए मुस्लिम नहीं होना पड़ेगा, ये थोड़ी बात अब पुरानी हो गई, उनके खिलाफ अभी भी हो रहा है। और आज आप अगर आप विनायक सिंह हो सकते हैं, आप दयामणि हो सकते हैं, आप जितिन मरांडी हो सकते हैं। ये नई स्थिति आ गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल आतंकवाद से रिलेटेड नहीं है। अगर आप मित्तल और जिंदल का विरोध कर रहे हैं, वो आपकी जमीन ले रहा है, सुबह कोई आता है बोलता है जमीन खाली करो, आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये नया एंगल है और ये बढ़ता जा रहा है साथ में। आज हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बड़े बड़े 3-4 पूरे देश में जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं वायलेशंस के, वो लगभग बड़े बड़े 3-4 हैं। एक जो आपका पूरा वार ऑन टेरर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेके जो पूरे देश में और ग्लोबली जिसको कहते हैं, बुश साहब ने शुरू की थी, हम उनके साथ हो गए, उसको लेकर जो कश्मीर पर कई जगह हो रहा है, जिसमें माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक के बच्चे उठाए जा रहे हैं। जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होती है, इमीडिएटली आपको कुछ खास तरह के लोग उठाए जाते हैं। तो आतंकवाद को कम करने के नाम पर जिस तरह से लोग उठाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा सोर्स है वायलेशन का, नंबर 1 वायलेशन का, जो कश्मीर और दिल्ली और कई जगह है। दूसरा है कि जहां जहां सरकार ने, जब से भारत आजाद हुआ, जहां जहां सरकार ने अपना नॉर्थ ईस्ट जो विकास की परिधि में जो राज्य रह गए, कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं। ऑटोनॉमी की लड़ाई है, कई जगह अलग राज्य मांग रहे हैं, जैसे झारखंड में था, उत्तराखंड में था। कई जगह विद इन कंट्री ज्यादा ऑटोनॉमी की बात करते हैं या ब्रेटोई की बात करते हैं। जो ऑटोनोमस मूवमेंट चल रहे हैं, उनको कुचलने के नाम पे भी बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा है। बड़े कड़े कानून यूज हो रहे हैं और एक बड़ी मात्रा में जनता के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ केसेस लगाए जा रहे हैं। दूसरा सोर्स है साथियों इसका मानवाधिकार के उल्लंघन का। जो तीसरा सोर्स है वो है पूरी जो आपकी रेड कॉरिडोर बेल्ट है, जहां पर आप माओइस्ट के नाम पे, नक्सल, उसको जो नाम आप दे दीजिए, जिसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट टेररिज्म सरकार कहती है, इसको कुचलने के नाम पे बड़ी तादाद में आप लोग जानते हैं आदिवासियों के खिलाफ क्या हो रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में। तीसरा बड़ा सोर्स है और इसी से लगा हुआ, तीनों से लगा हुआ, जुड़ा हुआ चौथा बड़ा सोर्स है कि विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे जो विस्थापन हो रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा उल्लंघन है। और विस्थापन को रोकने की जो लोग बात करते हैं, कंपनी के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, सरकार की विकास की नीति के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, उनके खिलाफ जो हो रहा है वो है कि 4 बड़े बड़े आज जो बड़ी मात्रा में जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, 4 बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं। और 5वीं यह है कि आप जानते हैं कि भारत की जेलों में मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग गरीब हैं, माइनॉरिटीज के हैं, आदिवासी हैं, लोअर कास्ट है, जिनका 4 कैटेगरी जो मैंने बताया, इससे कोई लेने देना नहीं। कोई पिक पॉकेट, कोई ये केस, कोई छोटा मोटा केस, चोरी, ड्राइविंग, रिक्शा, छोटे मोटे केसेस में बड़ी मात्रा में लोग, और स्थिति है आज की डेट में, और इसका भी डायरेक्ट विस्थापन जैसे इशू से है कि हम जानते हैं दिल्ली में बेल हो जाती है, लेकिन बेल के बाद आदमी बाहर नहीं आ पाता क्योंकि उसका पता वेरीफाई नहीं हो सकता। पता वेरीफाई कहाँ से होगा? वो तो 20 साल पहले निकला था गाँव से विस्थापित हो चुका है, दिल्ली में कोई ठिकाना नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। सैकड़ों लोगों की बेल इसलिए नहीं हो रही हिंदुस्तान में क्योंकि बेल मिलने के बाद आपको कोई श्योरिटी देने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इस देश ने आपको इस तरह का नागरिक बना दिया, आप इस तरह के घुमंतु नागरिक हो गए, कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, क्योंकि आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, आपकी बेल देने वाला कोई नहीं है। और अगर बेल को श्योरिटी अमाउंट भी दे 5,000 रुपए, तो पुलिस आपको रिलीज करने से पहले पता वेरिफिकेशन करती है। आपका पता वेरीफाइड नहीं होता। बड़ी तादाद में छोटे छोटे अपराधों में, जिन अपराधों में अगर सजा 2 साल की है तो आपको 6 साल ऑलरेडी जेल में हो गए। लेकिन हमारा जो कानून है, जो तंत्र है, हमारा जो 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 जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उस सिस्टम में आप 6 साल से अंदर है, जेलर भी आपको बाहर भेजना चाह रहा है, कोर्ट भी बाहर भेजना चाह रहा है, वकील भी बाहर भेजना चाह रहा है, लेकिन सिस्टम आपको बाहर निकालने देगा, क्योंकि सिस्टम के शिकंजे में आप ऐसे जकड़े हुए हैं कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे। जितनी आपको सजा होती है उससे ज्यादा टाइम आप काट चुके हैं जेल में। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जेलों की कहानी। आप किसी जेलर से बात करो, आप इस तरह की कई केसेस मिल जाएंगे। ये साथियों हमारी स्थिति है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग बार बार आते रहते हैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के, लड़ाई आप लोगों की है। हम लोग जिस तरह से कि
मेरे घर में अगर चोरी हो गई तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा, चाहे मैं पुलिस को लाई करूँ या ना करूँ। इसी तरह से जो जन आंदोलन चल रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं, चाहे जितेंद्र मरांडी जी वाला मामला हो, चाहे दयामणि जी वाला हो, कहीं ना कहीं जो जस्टिस सिस्टम है उसमें हम टूट जाते हैं। संविधान में हमारी आस्था है, हम ये कहते हैं कि संविधान को अगर ये लोग लागू कर दें तो आधा समस्याएं खत्म हो जाती है इसमें। कि ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेटर अपना आप लोगों के आंदोलनों के साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाते हुए हमारा एक प्रयास और मुख्य प्रयास ये रहता है, जहाँ जहाँ आपको कानून की मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली में बोलना बहुत आसान है। दिल्ली में जब आते हैं 50 लोग अंदर होते तो भागते हैं हमारे वकील 2 बजे रात के, लोग पुलिस जेल और ये थाना वो थाना, क्योंकि जरूरत पड़ती है। दिल्ली में बहुत जरूरत पड़ती है, खास करके मुझे पता है। जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं एक साथ बंद कर दिए जाते हैं, और पेपर वर्क इतना लंबा चौड़ा है सरकार का। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको कहानी बताई कि देर हो गई बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अभी हम कश्मीर में थे कुछ दिन पहले, एक और बाप मिले जो 50 बार कम से कम आ चुके हैं, 10-12 साल हो गए। 2 लड़के नेपाल में थे, नेपाल पुलिस कहती है जब कोई अटैक हुआ था, नेपाल पुलिस कहती है इंडिया चले गए, इंडियन पुलिस कहते हैं नेपाल चले गए। बाप पागल हो चुका है घूमते घूमते। कश्मीर में हमको भी मिला था, हमारे दिल्ली ऑफिस आ चुका है। एक बाप है जिसके 2 लड़के नेपाल में नौकरी कर रहे थे, पता ही नहीं है किसको, और किसी जेल में कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने की। कोई कह रहा है जोधपुर में, कोई कह रहा है नेपाल में। 10 साल हो गए, जिंदा है कि मुर्दा ये नहीं पता। बाप कह रहा है यार मुझे मुर्दा पता लग जाए तो मैं उसके लास्ट राइट्स करूं। पत्नी कह रही है कि अगर मुर्दा पता लग जाए तो मैं अपनी विधवा डिक्लेयर करूं, मुझे कुछ कॉम्पेंसेशन मिले 75,000 रुपए। स्थिति आ गई। औरतों को कश्मीर में अजीब से स्टेटस है वहां पे, हाफ विडो, पति लापता है, मरा नहीं है, पता नहीं आपको। अगर मरता तो शायद जो हमारा सिस्टम उसमें कुछ कहीं उसको कुछ कॉम्पेंसेशन मिल जाता। और जिंदा है इसका कंफर्मेशन नहीं, जिंदा होने के अपने जो लाभ होते हैं, आप सुहागन है जो भी है, तो हाफ विडो की कैटेगरी जिसमें हजारों महिलाएं कश्मीर में जिनके पति लापता है, वो जिंदा है कि मुर्दा है इसका नहीं पता। और वो ये मानने को तैयार है कि चलो मुर्दा बता दो हमको, ताकि हम अपने को डिक्लेयर कर देंगे विधवा हो गए। तो साथ में इस असमंजस में हमारा समाज अभी जी रहा है। आज की मीटिंग में सारे मुद्दे अभी अहमद ने बताया, एक करके आएंगे। मीटिंग के अंत में हमारा प्रयास होगा, हम ये नहीं कह रहे कि हम हर जगह सफल है। हमारा प्रयास रहता है कि जितने ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनके साथ काम करते हुए, उनके साथ सॉलिडरिटी जताते हुए, उनके मूवमेंट में हिस्सेदारी लेते हुए, हमारे कुछ लोग आपका जो कानूनी मदद है, कानून का जो काम है, उसमें शायद हम लोग थोड़ी मदद आपकी कर पाए। इस पर मीटिंग के अंत में छोटा सा हम लोग डिस्कशन रखेंगे। शुक्रिया।